में। देखो बच्चों, मैं ना कुछ चीजें बहुत क्लियर कर देना चाहती हूँ आप लोगों को। देखो वैसे भी हम सबको पता है, आप लोगों को पता है, हिमाचल में थोड़ा सा बर्डन रहता है स्कूल वालों की साइड से, है ना। सो आप लोग बड़ी बड़ी मुश्किल से आप लोगों को टाइम निकल पाता है डेली बेसिस पे। बट अभी आप लोगों का 1 महीना ओवर है, फिर उसके बाद उसका जन्माष्टमी है ना, इंडिपेंडेंस डे की भी छुट्टी होगी तुम लोगों की। तो मतलब अगर तुम ध्यान से चीजों को सोचो ना, तो ये तुम लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने बैकलॉग्स को और अपने क्या बोलते हैं 11th को कवर करने का। बहुत से बच्चों का बैकलॉग कवर भी है जिन्होंने साथ साथ क्लासेस लगाई है, बट जिनकी क्लासेस मिस थी उनका थोड़ा बहुत रह गया होगा। बट आई एम प्रिटी मच श्योर कि आप लोग डेफिनेटली उसको कवर कर लेंगे, है ना। मैं सच बता रही हूँ बच्चों, ये मौका नहीं आएगा तुम्हारे पास। एक बार तुम्हारी छुट्टियां खत्म हो जाएगी ना, फिर स्कूल तुम्हारे स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। फिर तुम्हें उतना टाइम नहीं मिल पाएगा जितना तुम्हें अब मिलेगा। तो मैं कट्टर तरीके से तैयारी कर लो, समझ रहे हो आप, बहुत अच्छे से। प्रिंस, आपकी कब तक छुट्टी है बेटा? मैम नहीं है। आज छुट्टी लगाई है फिर? यस मैम, मेरी तो मैम 8 अगस्त से है। अच्छा, 8 अगस्त से छुट्टियां हैं तुम्हारी, और 8 अगस्त से? मैम 16 तक ही। कोई बात नहीं प्रिंस, आप देखो आपने काफी सारी चीजें कर भी रखी हैं बाकी। अपना मैं तो सैटरडे संडे को डिवोट करो 11th का। जैसे ही तुम्हें पता ही है एक्स्ट्रा क्लासेस का रिकॉर्डिंग कहाँ है, तो थोड़ा जब तुम्हें टाइम मिलता है, जैसे तुम छुट्टियां भी लगा लेते हो, तो वहां पे तुम अपना वो कवर कर सकते हो। क्लियर है मेरा बेटा? तो यस जिन मैम। बच्चों की छुट्टियां हैं ना, प्लीज बच्चों ये मौका मत गवाओ। बहुत से बच्चों ने जिनकी जून में छुट्टियां थी उन्होंने गवा दिया मौका, उनको अभी भी नहीं आता 11th अच्छे से। तो प्लीज जितना मैं करवा रही हूँ एटलीस्ट उतना अच्छे से कर लो। हैबिट मान लो, सबको टाइम टेबल सबका मिला हुआ है, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है। तो प्लीज उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपना पढ़ना चालू करो। और अगर मैं जो असाइनमेंट दे रही हूँ मुझे वो चाहिए होगा, समझ रहे हो आप सभी। और जो बच्चे लेट आ रहे हैं, ये कोई टाइम नहीं है आने का बच्चों, 3 मिनट जो तुम लेट हो। क्लास का टाइम 2:15 है, मुझे कल 2:10 पे मिलने चाहिए तुम लोग यहाँ के यहाँ, वरना मैं एंट्री नहीं दूंगी। 2:16 पे जो आएगा मैं एंट्री नहीं दूंगी उसको, मेक श्योर करिएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो प्लीज समझो इस बात को, तुम लोगों के भले के लिए बोल रही हूँ। अपना ये टाइम प्लीज बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो, समझ आ रही है आप लोगों को? ये टाइम फिर नहीं आएगा, मैं बोल रही हूँ। और मेहनत से अपना काम करोगे ना तो ही आगे जाओगे लाइफ में। शॉर्टकट लोगे और ईमानदारी से नहीं अपना काम करोगे तो लाइफ तुम्हें धक्का मार के दोबारा पीछे फेंक देगी, ये ध्यान रखिएगा आप। समझ रहे हो आप मेरी बात? सो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को देखा होगा मैं क्या कराने वाली हूँ आप लोगों को। क्या कहाँ बैठी हो तुम रिया, मुझे दिख नहीं रही हो। केमिकल बॉन्डिंग मैं कराऊंगी सबसे पहले, है ना। केमिकल बॉन्डिंग को मैंने 4 लेक्चर जो है डिवोट किया। अगर मुझे दिख गया कि कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है, ऐसे ही कोई इंस्टा विंस्टा या कुछ भी चला रहा है व्हाट्सएप, मैं चाटा लगा दूंगी। और मेरे को सबका पता है कौन क्या करता है। राहुल हंसेगा, तेरे को भी चाटा लगेगा, प्रिंस आपको भी, दोनों को लगा दूंगी चाटे, ठीक है। मैम वो तो रोने वाला इमोजी है ना। राहुल तो शैतान हो गया, राहुल मिलो तुम मेरे को, ठीक है। आ ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग को वी हैव स्पेंड 4 लेक्चर्स, तो इसलिए जो काम तुम्हें मिलेगा वो डेली बेसिस पे करोगे। एंड द टॉपिक आई विल कवर, एक तो आपका रहेगा जो आज की क्लास में मैं कराने वाली हूँ, हाइब्रिडाइजेशन और वीएससीपीआर। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला है, व्हाई वी स्टडी हाइब्रिडाइजेशन, ये सब मैं आज की क्लास में पढ़ाऊंगी। और कौन कौन से टॉपिक हैं जो आप, एक मैं बोलूंगी केमिस्ट्री के बच्चे को ना, ये चैप्टर तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे जेई मेंस में 8 नंबर पक्का हो जाए, तो ये चैप्टर छोड़ के मत चले जाना, सच बता रही हूँ मैं तुम्हें। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हाइब्रिडाइजेशन है, वीएससीपीआर है, ये तो है ही। तीसरा है एमओटी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, बॉन्ड पैरामीटर्स, जिसमें आप लोग बॉन्ड लेंथ वगैरह निकालते हो, ठीक है। उसके अलावा है यहाँ पे मेन, तो ये एक डाइपोल मोमेंट है, मेन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर तुम पूछोगे मैम हम तो सारा करके जाएंगे, तो उसके अलावा तुम एक फजांस रूल पढ़ सकते हो।
पजांस रूल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये दो कॉन्सेप्ट तुम पढ़ सकते हो। ये हालांकि मैं नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि यहाँ पे मेरे को काफी कम टाइम मिला आप लोगों को, तो आप लोगों को मैं कवर करवाऊंगी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। गेटिंग माई पॉइंट? बाकी ये आप कवर कर सकते हो, आपके पास डिटेल लेक्चर है, वहां से आप कवर कर सकते हो। तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो ये वाले टॉपिक्स जो हैं एक बच्चे को करने चाहिए इस चैप्टर में, क्योंकि आप लोग 12th भी कवर, देखो 12th तो सबको अपना एकदम इतना कड़क तरीके से प्रिपेयर करना है ना कि वहां से क्वेश्चंस आपके 85 to 90% आपके क्वेश्चन जो हो 12th से सही हो, ये तो सब मेक श्योर करेंगे। एंड रही बात 11th की, तो जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं बच्चों, तो आप प्लीज एटलीस्ट वो टॉपिक जरूर कीजिए जो आपको एक्स्ट्रा क्लासेस में कराए जा रहे हैं, और जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको ट्राई करना है मैक्सिमम 11th कवर कर। समझ में आ गई सबको? तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ मेरा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन पे जाने से पहले मैं आप लोगों को ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी आपके 11th ग्रेड में? तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताती थी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थी ओवरलैपिंग कंसेप्ट पे बेस्ड थी। कौन से कॉन्सेप्ट पे मेरा बेटा? ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थी, है ना। यहाँ पे हम क्या बोलते थे कि हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे और आपस में उनकी क्या होगी? ओवरलैपिंग होगी। जैसे कि अगर मैं बोलूं मेरा बेटा मेरे पास हाइड्रोजन का 1s है, और आपको पता है हाइड्रोजन के पास 1s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक होते हैं। साजिया ठीक है? यस मैम। वेरी गुड। सारे बच्चे ध्यान यहाँ पे बिल्कुल लगा के बैठेंगे, मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हारा बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी 1 महीने के अंदर, ठीक है। बस बात सुनते जाओ जो मैं बोल रही हूँ, ईमानदारी से चीजें करोगे तो ही काम बनेगा, वरना नहीं, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के पास 1s है, दूसरा वाला हाइड्रोजन मैंने 1s लिया, तो जब ओवरलैपिंग होगी तो किस तरीके से होगी? इस तरीके से ओवरलैपिंग हम दिखाते हैं, और यहाँ पे क्या होनी चाहिए? स्पिन शुड बी अपोजिट होने चाहिए। तो ये क्या बन गया आपका? H2 के केस में मैंने क्या दिखाया है? ओवरलैपिंग दिखाई है, ठीक है। ये हम करते थे, और इसके अलावा हम क्या पढ़ते थे? मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से पहले तुम्हें थोड़ी चीजें जो होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए, राइट। क्योंकि मैं इतना तो श्योर हूँ कि कोई ऐसे तो नहीं बैठा, क्योंकि ये आप लोगों का मेजर टेस्ट में भी, चैप्टर टेस्ट भी आ चुका है, तो आई एम मतलब थोड़ा मेरे को है कि कुछ तो पढ़ा होगा ये चैप्टर, है ना। अच्छा, तो बेटा जब आप ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होता था, तो उससे हमारी सिग्मा और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती थी। हाँ जी बोलो। सिग्मा में हम लोग क्या बोलते थे? हमारा हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है ना, हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, और पाई बॉन्ड में हमारी साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। यही पढ़ते हैं ना। जैसे अगर मेरे को एग्जांपल देना हो, लेट से अगर मेरी z एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, z एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होती है? इंटर मतलब दो, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस। तो इस एक्सिस पे दोनों न्यूक्लियाई आ रहे हैं ओवरलैप करने के लिए। तो मान लो बेटा मैंने pz ले लिया, तो ये क्या बना आप लोगों का? सिग्मा बॉन्ड बना है, राइट। अगर मान लो मैं ले लेती हूँ z एक्सिस और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ px, तो px ये देखो इस तरीके से, ये क्या बना है तुम्हारा? ये देखो, दिस इज योर पाई बॉन्ड। गेटिंग माई पॉइंट? और अगर मैं तुम्हें बोलूं कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है पाई बॉन्ड से, ये वीक होता है, ठीक है। और जो पाई बॉन्ड के केस में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कहाँ है? अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो ये चीजें आपको जो है मालूम होने चाहिए सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में। और ध्यान रखना, अगर मान लो तुम्हें कोई एक्सिस मेंशन नहीं है पेपर में, तो आप बाय कन्वेंशन जेड ही मान के आओगे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अगर दे रखी है वो अलग बात है। अगर मान लो मेरे पास जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और मैं चाहती हूँ कि एक मेरे पास px है और एक मेरे पास py है, क्या बॉन्ड बनेगा क्या? नो मैम, नहीं बनेगा। px py में कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। गेटिंग माय पॉइंट? py pz में कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, px pz में कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। क्लियर है? तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब बात क्या आती है, हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ते क्यों हैं?
हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ते क्यों, क्या जरूरत है? ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट तो वीबीटी भी बता रही है ना, वीबीटी भी बता रही है। मतलब वीबीटी की कुछ लिमिटेशन रही होंगी जिसकी वजह से हम हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, सिर्फ वही बता दिया गया कि ऐसा ऐसा होता गया होगा, समझ रहे हो? थ्योरेटिकल आपका ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। इमेजिन क्या होगा कि हाँ हाँ ऐसे ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही थी, फलाना ढिमकाना, ठीक है। अच्छा ओके, तो यहाँ पे हम पढ़ क्यों रहे हैं इसका मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगी। CH4 सबने सुना होगा, बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, हाँ या ना? यू हैव टू बी सुपर एक्टिव जितने बच्चे क्लास में बैठे हो। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो 1s2 चलो मैं लिख देती हूँ इन पर, 1s2 2s2 2p2 ये हमारे पास होता है। और केमिस्ट्री की क्लास 3:30 तक लगा करेगी, क्लियर है? 15 मिनट्स आई विल टेक एक्स्ट्रा, है ठीक है। तो इसको बेटा ग्राउंड स्टेट में मैं कैसे लिख सकती हूँ, ध्यान रखना, वैलेंस शेल के ही इलेक्ट्रॉन हमें लेने होते हैं, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p2 हो गया। अगर मैं मान लो एनर्जी देती हूँ ताकि ये वाला इलेक्ट्रॉन मेरे यहाँ पे क्या हो जाए, एक्साइट हो जाए, वैसे भी एनर्जी डिफरेंस क्या है, इतना ज्यादा नहीं होता, तो आराम से एक्साइट हो सकता है, ठीक है। ये देखो, तो एक बात बताओ, ये क्या था, कार्बन की 2s और 2p। अब कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है मेरा बेटा, 4। कितने हाइड्रोजन है, 4। तो 4 आएंगे, एक ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। तो यानी कि हमारे को क्या समझ में आ रहा है कि मेरे पास CH4 है, ठीक है। अब बॉन्ड क्या बना होगा, कार्बन के पास एक 2s है, मतलब एक 2s 1s का बॉन्ड बना होगा, और क्या बना होगा मेरा बेटा बताओ, एक 1s 2p का, और 1s 2p का, और 1s 2p का, यानी कि 3 बने होंगे 1s 2p से, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1s होती है, और एक बना होगा 2s 1p से। अब तुम मुझे सोच के बताओ, अगर मान लो मेरे को ये जो 4 के 4 हाइड्रोजन है, CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए जब मैं एनर्जी दूंगी, क्या सब में मेरे को बराबर एनर्जी लगेगी, हाँ या ना? सोच के बताओ सारे बच्चे, थम्स अप मत दो, अनम्यूट योरसेल्फ। राहुल, क्या सारी एनर्जी सेम होगी? नो मैम। हाँ, एक्सप्लेन कर बेटा। मैम शायद सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड ऐसा कुछ है। पाई तो है ही नहीं, हाँ यहाँ पे एक बॉन्ड बन रहा है 2s 1s से, और बाकी तीनों 1s 2p, यानी कि जो एनर्जी मेरे को 2s 1s में चाहिए CH को बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, ऑब्वियस ही बात है वो अलग होगी बाकी 1s 2p बॉन्ड को ब्रेक करने से। बोलो हाँ या ना? यस। गेटिंग माय पॉइंट? फिर से सुनो, जो 2s और 1s का CH बॉन्ड है, एक तो वो है हमारा, और बाकी है 1s 2p, तो अलग हो गए ना ऑर्बिटल्स, तो ऑब्वियस ही बात है इसको जो तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, दैट इज डिफरेंट एज कंपेयर टू बाकी 3। यानी कि मैं बोल सकती हूँ क्या, अकॉर्डिंग टू वीबीटी, अगर मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग चलूं, इसमें भी ओवरलैपिंग हो रही है, तो वीबीटी के अकॉर्डिंग जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, किसकी, ऑफ ऑल 4 CH बॉन्ड आर नॉट सेम, क्या कहते हो? यस मैम। और जो यहाँ पे तुम्हें बॉन्ड एंगल दिख रहा है वो कितने का दिख रहा है, 90 डिग्री का, और बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री। लेकिन हमें पता है क्या होता है, क्या 90 डिग्री एंगल कितने का पढ़ते हो तुम टेट्राहेड्रल में, 109, हाँ या ना? यस यस मैम। मैम। नहीं पढ़ते क्या तुम लोग? ऐसा बिहेव कर रहे हो, मैम ये क्या पढ़ा रहे हो अब, हमने तो टेस्ट ही नहीं दिया इसका, ऐसे बिहेव मत करो, ठीक है। बट इन एक्चुअल फिर मेरा ध्यान पता है कहाँ जाता है, पक्का चीटिंग करके टेस्ट दिया है तुम लोगों ने। बट इन एक्चुअल बॉन्ड एंगल क्या होता है, कितना होता है बोलो, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ फॉर ऑल 4 CH बॉन्ड आर सेम होती है ये एक्चुअल में। क्या समझे यहाँ से? मैम वीबीटी तो कुछ और कह रहा था लेकिन एक्चुअल में तो कुछ और मिला, है ना?
CH4 में ma'am. आप लोग क्या देखते हो कि मैम बॉन्ड एंगल तो 109 का होता है ना, तो मतलब यहाँ पे आ गई ना लिमिटेशन, नहीं एक्सप्लेन कर पाया VBT इस चीज को, ठीक है। तो ये बहुत मैं बोलूंगी सबसे अच्छा एग्जांपल है समझाने के लिए व्हाई वी स्टडी हाइब्रिडाइजेशन। अब हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। यहाँ पे मैं यही एग्जांपल लूंगी CH4 का। तो CH4 में अगर मैं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं ग्राउंड स्टेट में, सिर्फ वैलेंस शेल की बात करूंगी, बिकॉज वैलेंस शेल के ही इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है। ये है आपका एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक 2s का इलेक्ट्रॉन कहाँ टप जाएगा, बोलो 2p में. 2p में टप जाएगा, यस और नो हर्षित जी, ठीक Yes, है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो होगा क्या, यहाँ पे होती है इंटरमिक्सिंग। क्या होती है, इंटरमिक्सिंग। मतलब ध्यान से देखो, यहाँ मेरी एक S है और 3 P है, आपस में इनकी क्या होगी, इंटरमिक्सिंग होगी। आपस में क्या होगी, इंटरमिक्सिंग होगी। और इंटरमिक्सिंग के बाद मुझे जितनी ऑर्बिटल्स की, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो रही है, उतनी ही मुझे क्या मिलेंगी मेरा बेटा, नई ऑर्बिटल्स मिलेंगी आफ्टर मिक्सिंग। और उन नई ऑर्बिटल्स का नाम क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगा। और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो शेप एनर्जी होगी वो सब क्या होगी, बराबर। तो यहाँ पे एक S और 3 P है, यानी कि मुझे कितनी मिल जाएंगी, sp3 3 और एक ये, टोटल मुझे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल जाएंगी, जिसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये हाइब्रिडाइजेशन से मुझे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिली, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को किस तरीके से अरेंज करेंगे ताकि इनमें कम से कम क्या हो, रिपल्शन हो। तो ये अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं टेट्राहेड्रल मैनर में। कैसे करते हैं मैं दिखा भी देती हूँ, इस तरीके से ध्यान से देखेंगे। और एक ये इस तरीके से दिखाते हैं, एक बड़ा लोब होता है, एक छोटा लोब होता है, और एक यहाँ पे पीछे की तरफ होता है। देखो इधर ऐसे होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ, बोलो किसकी, कार्बन की। अब इसके साथ ओवरलैप कौन करेगा, हाइड्रोजन करेगा। हाइड्रोजन का 1s करेगा, हाइड्रोजन का 1s करेगा, हाइड्रोजन का 1s करेगा, हाइड्रोजन का 1s करेगा, ठीक है, जिसको आज आप ये पढ़ते हो टेट्राहेड्रल। देख रहे हो। अब यहाँ क्या है, सबके बीच में एंगल कितना है, 109 डिग्री है। और सबको CH को तोड़ने के लिए जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या चाहिएगी, बराबर चाहिए, ठीक है, हाँ या ना। Yes, देखो ma'am. कुछ इस तरीके से देखते हो आप लोग, इधर आओ, देखो दिख रहा है, क्या दिख रहा है सबको, एक सेकंड, ये देखो, देखो दो तो प्लेन में है, ये ब्लैक और ये ब्लैक, ठीक है, और ये ब्लू वाला मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है। एक सेकंड, ये देखो, एक मेरी तरफ आगे आता हुआ दिखाई देगा और मेरी तरफ पीछे, ऐसे तुम्हें दिख रहा होगा। एक तुम्हारी तरफ आगे आता हुआ दिखाई देगा, एक तुम्हारी तरफ पीछे, और ऊपर वाला ऐसे सीधा है, ठीक है। तो ये आपका होता है टेट्राहेड्रल, दो प्लेन में, एक आगे की तरफ आके दिखाई देता है जिसको हम इससे दिखाते हैं, वेट से, और डैश वाला अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर दिखाई देता है, ठीक है। तो ये आपका होता है, आप समझ रहे हो। तो इसलिए जो है हम हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो चीज VBT नहीं बता पाई थी हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट ने बता दिया है। क्लियर है। अब हाइब्रिडाइजेशन की कुछ कंडीशंस भी होती हैं। क्या कंडीशंस होती हैं, पहला तो है, कैसा कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेटिकल, सिर्फ सोचा समझा गया है, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। इंट्रोड्यूस बाय पोलिंग एंड स्लेटर, मैम नाम हमें याद करना नहीं भूल जाओ किसने इंट्रोड्यूस किया था। दूसरा,
जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगी वो क्या देंगी, न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स देंगी, जिनको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हम नाम देते हैं। तो तुम ये भी बोल सकते हो प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ध्यान रखना वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे जिसकी एनर्जी क्या होगी, या तो सेम होगी या हल्का फुल्का क्या होगा, उसमें डिफरेंस होगा। और जब वो इंटरमिक्सिंग करने के बाद नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, उनकी एनर्जी और शेप क्या होगा, बराबर होगा, सेम होगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। देखो ना, चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तुम्हें एक जैसी दिख रही है, जो मैंने येलो से दिखाई है। ठीक है, क्या ये क्लियर हुआ, इतना क्लियर हो गया? Yes, जल्दी ma'am. बताओ। कृतिका, प्रिंस, रिया, नैतिक, हर्षित, श्रुति, Yes, ma'am. अपने चैप्टर Yes, ma'am. हाँ अपने चैप्टर स्ट्रॉन्ग करते रहो ताकि कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, ये किसका विजुअलाइजेशन है, मैं तुम्हें जब नोट्स भेजूंगी तो प्लीज इस पे क्लिक करके आप देख सकते हो किस तरीके से इंटरमिक्सिंग होती है ऑर्बिटल्स की। क्लियर है? ठीक है, उसमें और क्या चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है? पहली चीज, फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड और वेकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती हैं हाइब्रिडाइजेशन में। मतलब फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्साइटेशन करानी पड़ेगी, कभी कभी विदाउट एक्साइटेशन भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। और कई बार हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड बोले तो जैसे मैंने एक्साइटेशन करवाई उसके बाद भी हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होती है। वेकेंट ऑर्बिटल मतलब जहां पे ऑर्बिटल खाली होते हैं वहां पे भी आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, पॉसिबल होती है। इसका अच्छा एग्जांपल होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जैसे BF3 है। BF3 में क्या होता है बेटा, 1s2 2s2 2p1, सुना है? Yes, ma'am. तो अगर मैं इसको मान लो एक्साइट करा दूं तो ये यहाँ पे चला जाएगा, मेरे पास ये खाली पड़ी है ऑर्बिटल, आप देख रहे हो। अब यहाँ पे कोई वो बंदा आएगा जो इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो बेसिकली मान लो मैंने NH3 के इसके डोनेट करवा दिए, तो इसमें भी जो बॉन्ड बनता है वो क्या बनता है, ओवरलैपिंग से बनेगा, दैट इज कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो मतलब वेकेंट ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करती हैं हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं वो डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं। मतलब डायरेक्शनल मतलब आप देख के बताओगे कि हाँ इसका टेट्राहेड्रल है ना, आप इस देख के बताओगे कि ये प्लेनर है, लीनियर है, तो डायरेक्शनल इन नेचर होता है। जैसे एस ऑर्बिटल्स जो होती है वो क्या होती है, डायरेक्शनलेस होती है। डायरेक्शन होती नहीं, क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल होता है, हर जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलने की क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। और ध्यान रखना जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करते हैं, सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं। ठीक है जी, तो वही बोल रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल्स व्हाइल पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय प्योर ऑर्बिटल। यानी कि पाई बॉन्ड जो है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये बेसिकली इस तरीके से लोब को दिखाते हैं, एक बड़ा लोब होता है और एक छोटा लोब होता है। ठीक है, जो हम बॉन्डिंग के लिए यूज करते हैं वो हम बड़ा लोब हम दिखाते हैं बेसिकली। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा नहीं, बट हाँ बस पता होना चाहिए कि हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरीके से हम लोग जो है ऐसे दिखाते हैं, एक बड़ा लोब होता है, एक छोटा लोब होता है। ठीक है जी, चलिए आगे चले। Yes. ठीक है, उसके बाद है एक पॉइंट तुम लोगों को ये याद रखना है, क्या, ये वाला एस करेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान से देखो, साइज, एनर्जी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। मतलब अगर मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की साइज की बात करूं, एनर्जी की बात करूं, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी की बात करूं, तो इनवर्सली प्रोपोर्शन है एस करेक्टर। मतलब जैसे जैसे मेरा एस करेक्टर बढ़ता जाएगा ना, ये सारी चीजें मेरी क्या होती जाएंगी मेरा बेटा, कम होती जाएंगी। साइज छोटा, एनर्जी कम होती जाएगी और डायरेक्शनल प्रॉपर्टी भी कम होती जाएगी, क्योंकि एस का मतलब क्या है, ऑर्बिटल इज स्फेरिकल, सिमेट्रिकल, हर जगह इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो वो अपना डायरेक्शनल बिहेवियर शो नहीं करता है।
ठीक है। तो यहाँ पे sp sp2 sp3 तो देख रहे हो, जैसे जैसे मैं दूर जा रही हूँ मेरा s करेक्टर घटता जा रहा है, और अगर मेरा s करेक्टर घट रहा है तो मतलब p करेक्टर बढ़ रहा है। p करेक्टर बढ़ रहा है तो बताओ, p करेक्टर बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है, और डायरेक्शनल प्रॉपर्टी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. ऑल राइट, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को पढ़नी है, sp हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को पढ़नी है। हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब समझ रहे हैं ना, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी तो वो अपने आप को अरेंज करेंगी इस तरीके से, लीनियर शेप में अरेंज करेंगी, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। तो इसको जल्दी से मेरे साथ साथ याद करो, क्योंकि इसके बिना तो काम नहीं चलेगा, समझ गए। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में s वाली ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी, p वाले में कोई भी हो सकती है, px हो सकती है, py हो सकती है, pz 180 डिग्री एंगल होता है। अभी मैं आपको निकालना भी सिखाऊंगी कैसे निकालते हैं। अगर मेरी हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। इसमें एक s यूज करोगे, कोई भी दो p वाली आप यूज कर सकते हो, एंगल 120 डिग्री ट्रायगोनल प्लेनर। 4 में sp3, एक s, तीनों p टेट्राहेड्रल 109 डिग्री। 5 में sp3d होती है हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पे s, तीनों p और d वाली कौन सी यूज करोगे, जल्दी बताओ, dz स्क्वायर वाली पार्टिसिपेट करेगी हाइब्रिडाइजेशन में, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, और उसमें 120, 90 डिग्री और 180 डिग्री के एंगल देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं सिक्स्थ वाले की, यानी कि 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी, तो उसमें sp3, p3 क्यों है, क्योंकि भाई p के पास 3 ही होती है, s एक ही ऑर्बिटल होती है। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर तो आप लोगों ने पढ़ा है ना मेरे साथ सबने, है ना, उसमें मत गोल मार जाना कि मैम नहीं पढ़ाया। ठीक है, अगर उसका आपका कोई टॉपिक रहता हो, शायद क्वांटम नंबर मेरे ख्याल से आप लोगों का, शायद आई एम नॉट श्योर, वो रह गया था, वो आप कवर कर सकते हो, क्योंकि क्वांटम नंबर से ही क्वेश्चन आएगा वहां पे पेपर में। ठीक है, पता नहीं आप लोग कितना मेरी बात सुनते और कितना कान से निकाल देते हैं, मेरे तो समझ से वैसे बाहर ही है, बट मैं ट्राई करती हूँ कि हो सकता है किसी को सही में समझ में आ जाए मैं क्या बोल रही हूँ। क्योंकि आप लोग 11th का फिर सिलेबस छोड़ के आते हैं ना, जब आप लोगों का टेस्ट होता है संडे को। यहाँ पे कौन सी डी ऑर्बिटल यूज होंगी, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर और dz स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऑक्टाहेड्रल होंगे, इसमें भी 90 डिग्री और 180 डिग्री के एंगल मिलते हैं। जिसमें 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी वो क्या होगा, कौन सी 3 ऑर्बिटल यूज होंगी, डी वाली, मैम ये याद करना, बिल्कुल पेपर में आएगा, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर dz स्क्वायर और dxy। पेंटागनल बाय पिरामिडल होता है, 72, 90 डिग्री और 180 डिग्री के एंगल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, साजिया आप मेरे को बताओ, जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 5 होंगी तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, 5 5 5। राहुल आप बताओ। ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री नहीं पूछी मैंने तुमसे, sp3d। हाँ साजिया ध्यान दो बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, कुछ हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल भी हैं, अभी मैं आपको निकालना सिखाती हूँ कैसे निकालेंगे। जैसे देखो, देख रहे हो आपका शेप, देखो यहाँ पे लीनियर इस तरीके से होती है, दिख रहा है, दूसरा प्लेनर इस तरीके से होता दिख रहा है, ये सारे एग्जाम्पल है। अभी तो ये आपको दिख रहे होंगे, होय मैम हमें तो आते ही नहीं निकालने, अभी मैं सिखाती हूँ। ठीक है, ये देखो, ये टेट्राहेड्रल है, दिख रहा है सबको। देखो अगर मान लो मैं ऑब्जर्वर हूं, ठीक है, तो ये दोनों प्लेन में है, खत्म कैसे हो, अगर मान लो मैं देख रही हूँ और ये दोनों मेरे प्लेन में है, तुम ऐसे देखो, और अगर मैं देख रही हूँ ये मेरी तरफ आगे निकला हुआ दिखाई दे रहा है, मेरे से पीछे जा रहा है, जब तुम देख रहे होगे तुम्हें भी ऐसे दिख रहा होगा। एक तो दो प्लेन में है, एक तुम्हारे पास आता हुआ दिखाई देगा और एक तुमसे दूर जाता हुआ क्या देगा, दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा, ये हो गया टेट्राहेड्रल। अब बात आती है फोर्थ वाला, यहाँ पे क्या होगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या होता है, इस तरीके से दिखाई देता है, देखो ऐसे होता है। तो यहाँ पे जो ये आपको बड़े वाले दिख रहे हैं बोन, ये कौन से हैं अपने
एक्सियल बोन्स है। क्या है? आवाज आ रही है क्या मेरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ तो बोलो ना, तो ऐसे बैठे हो, पता नहीं समझ से बाहर है मेरी बच्चों कुछ चीजें तो। और ये जो 3 दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? इक्विटोरियल बोन्स। Equatorial bones. ठीक है, और एक्सियल बोन्स हमारे क्या होते हैं? Large. लोंगर होते हैं एंड वीकर होते हैं देन इक्विटोरियल बोन्स। ठीक है जी। अच्छा, और क्या है? और क्या है ये ध्यान रखेंगे जरूर। अभी आगे जाके मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन बताऊंगी जब तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाऊंगी, ठीक है। लेकिन ये जरूर आपको पता होना चाहिए कि जो एक्सियल बोन्स होते हैं वो लंबे होते हैं, ये तीनों जो होते हैं इक्विटोरियल बोन्स वो शॉर्ट होते हैं। छोटे होते हैं। या वेरी गुड। उसके बाद है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल की हाइब्रिडाइजेशन देखो, sp3d2 भी होती है, d2sp3 भी हो सकता है। d2sp3 ये हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी देखेंगे, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है SF6। दिख रहा है आप लोगों को? ये देखो इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे 90 डिग्री के एंगल दिख रहे होंगे, ठीक है, और 180 डिग्री के भी एंगल आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। और ध्यान ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि कौन सी डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रही है हाइब्रिडाइजेशन में, नहीं तो इसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है जी। Yes, ma'am. ऐसे ही होती है आपकी sp3d3। sp3d3 ये होती है पेंटागनल बाइपिरामिडल, है ऑक्टाहेड्रल की तरह, है ऑक्टाहेड्रल की तरह, बस एक क्या आ जाएगा, उसमें 6 थे, है ना। यहाँ पे अगर 7 आ जाएंगे आपके साइड एटम, तो एक हम उसको इस तरीके से दिखाते हैं, दिख रहा है। और जो यहाँ पे एंगल होता है वो 90 डिग्री के होते हैं और 72 डिग्री के होते हैं। बोलो, ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है, ओके। अब कितने एंगल होते हैं ये आपको यहाँ से पता भी चल जाएगा। मतलब अगर मान लो किसी को देखना है कि बोन एंगल कितने होंगे, 180 डिग्री में 1 होंगे, वो जब 120 डिग्री, जैसे BF3 है इसमें, चलो मैं एक काम करती हूँ, तुम्हें पहले निकालना सिखाती हूँ, ठीक है, फिर मैं उस पर आऊंगी दोबारा, तब समझ में आएगा, वरना तो तुम ऐसे ही मेरे को देखते रहोगे कि मैम क्या करा रही है। इधर आओ, देखो। अब हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये जब तुम्हें मॉलिक्यूल दे रखा हो, एक जब तुम्हें स्ट्रक्चर ना दे रखो, सिर्फ नाम दे रखो, बना के दे रखो, समझ रहे हो। तो जब तुम्हारे पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है तो उस केस में आपको सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट करना पड़ता है, क्योंकि पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर आप सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट कर लेते हो, अगर मान लो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का सम 2 आता है तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp होती है। अगर 3 आ जाता है तो sp2, 4 आ जाता है तो sp3, 5 आ जाता है तो sp3d, 6 आ जाता है तो sp3d2 और 7 आ जाता है तो sp3d3। ठीक है जी। Yes, ma'am. जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेती हूँ, जैसे है CH4। मान लो मैं स्ट्रक्चर अभी दे रही हूँ, अभी तुम्हें नहीं पता, मैं मान के चल रही हूँ कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp। sp3. अगर मैं बोलूं मेरे पास NH3 है, मैं बना देती हूँ, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड, 1 2 4, 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, तो कितने हो जाएंगे टोटल, 4, यानी कि sp3। ठीक है, और ले लो CO2। यहाँ पे देखो सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, 1 2 sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और ले लो NH4 प्लस, कैसे बनाओगे इसको, देखो 1 2 3 4 sp3, ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा, और आ जाओ, और ले लो
काफी सारे हैं। ClF4 नेगेटिव, इसको कैसे बनाओगे? पी ब्लॉक में पढ़ाया था ना, क्या होगी? 1 2 3 4 sp3 हो जाएगी। तो स्ट्रक्चर से आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हो, सिग्मा बॉन्ड काउंट करो और लोन पेयर काउंट करो, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी, हर्षित, राहुल, कृतिका, Yes. हिमानी, श्रुति, आ रहा है कि नहीं आ रहा? पढ़ी हुई है ये चीजें राहुल? Yes, ma'am. हैं? हाँ या ना? Yes, ma'am. विश्वास नहीं होता मेरे को तुम लोगों पे। ठीक है, SF6 देखो एक बार, कितने हैं सिग्मा बॉन्ड? चेक करो, चेक 6. करके बताओ। 6। और हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी? sp3d2। कृतिका मेरे को नीचे वाले में बताओ हाइब्रिडेशन क्या होगी? कृतिका आवाज आ रही है क्या? एक तो मेरी लाइट भी नहीं है यहाँ पे, मेरे को बता देना नेटवर्क चला जाए तो। हाँ बताओ कृतिका, सेकेंड SO3 में क्या होगी हाइब्रिडेशन? ध्यान कहाँ है तुम्हारा कृतिका? हाँ, मैम sp2. sp2 कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3. और इसका क्या होगा PCl5 का? कितने सिग्मा बॉन्ड है? हाँ, मैम sp2t. sp3d। तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे हो, मैं क्यों एक्स्ट्रा क्लासेस लगा रही हूँ तुम लोगों की? ध्यान कहाँ है तुम लोगों का? एक एस का एक ऑर्बिटल होता है, पी का 3 होता है, डी के 5 होते हैं, तो P4 तो आएगा ही नहीं। तो अगर तुम्हें स्ट्रक्चर दे रखा हो तो तुम इस तरीके से बता सकते हो। अब बात आते हैं, तुम्हें मान लो दे दिया ClF5 PCl5 और तुम्हें बताना हाइब्रिडाइजेशन क्या है, फिर क्या करोगे? स्ट्रक्चर तो दे नहीं रखा, फिर उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ये फॉर्मूला काम में लाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या कहता है कि तुम्हें कैसे निकालना हाइब्रिडाइजेशन नंबर, इसको हम स्टीरिक नंबर भी बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। जब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम। आपको ये पता होना चाहिए सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मतलब जो एक बॉन्ड तो बनाते ही बनाते, जैसे हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये क्या है? मोनोवैलेंट एटम्स हैं। माइनस चार्ज ऑन स्पीसीज विद साइन, जो भी स्पीसीज पे चार्ज होगा वो आप लिखोगे, ठीक है? अगर मान लो -1 है तो -1, +2 है तो +2, ठीक है? इसमें भी वही सेम है। अब बात आती है मैम निकालेंगे कैसे? हम इसको निकालेंगे कैसे? निकालना स्टार्ट करें, बोलो। तो सबसे Yes, पहले मैं ma'am. यहाँ पे बात करती हूँ, थोड़े बहुत एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सबसे पहले मान लो मैं बात करती हूँ BeCl2 का। अगर मान लो मेरे को हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है बेरिलियम की, तो कैसे निकालोगे? हाफ ऑफ हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बेरिलियम, बताओ मेरे को। 2. मैम 2. ठीक है, 2. और मोनोवैलेंट कितने? 7 देखो कितने जुड़े हुए हैं इसके। ध्यान रखना इनमें से ही होना चाहिए कोई, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जितने होंगे उतने ऐड करोगे, उसके अलावा होगा तो नहीं करोगे। तो कितना है? 2। तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई? sp। तो ये लीनियर होगा, है ना? ये लीनियर होगा, 180 डिग्री का एंगल होगा, लीनियर होगा, और बोन एंगल होगा 180 डिग्री। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लो, BF3 ले लो। BF3 में क्या होगी? देखो एक बार, बोरोन का कितना होता है? बोरोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। 3. हैं राहुल, देख देख के मत बोलो वो क्या बोल रहे हैं, तुम बताओ मेरे को। बोरोन में कितने होते हैं? 3. कौन से ग्रुप का है ये बोरोन? एक
ग्रुप नंबर 1 से है बोरोन? प्रिंस कौन से ग्रुप से है? मैम 12. बहुत बढ़िया। मैम 13. ग्रुप नंबर ही नहीं मालूम है, पूरा पी ब्लॉक खत्म करवा दिया मैंने। 3 होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे? 1s2 2s2, यहाँ पे आएगा 3। तो 3 के करस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp। sp2। अच्छा ये बताओ मेरे को, नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं शाजिया? जिससे पूछू वही बताए। मैम 7। नाइट्रोजन में 7 होते हैं। 7 तो एटॉमिक नंबर होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रही हूँ। सॉरी मैम 5। नैतिक कितने होते हैं? मैम 5। जिससे पूछू वही जवाब दे। तो कितनी होगी हाइब्रिडाइजेशन? sp3। sp3। अच्छा चलो थोड़ा सा आसान देखते हैं। ICl2 नेगेटिव। मुझे बताओ आयोडीन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी हो तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? हर्षित तुम बताओ आयोडीन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? बताओ। मैम आयोडीन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैम मैम 5. मैम 7. रिधिमा कौन, आयोडीन कौन से ग्रुप का मेंबर है? श्रुति आप बताओ। मैम हाँ 17th ग्रुप का और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, और साइड एटम कितने? 2, और जितना चार्ज है उतना आप ऐड कर दोगे। माइनस में जितना होगा उतना ऐड कर दोगे, प्लस में जितना होगा माइनस। तो ये कितना हो गया? 10/2 5 sp3d हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं। बताओ मेरे को BrF5 क्या होगा? ब्रोमीन का निकाल के दिखाओ हाइब्रिडाइजेशन। इसमें जीनोन का निकाल के दिखाओ। इसमें मेरे को SO3 का निकाल के दिखाओ। बताओ। सल्फर का निकाल के बताओ। चलो तीनों में। गूगल कोई भी यूज नहीं करेगा, मैं सबके कैमरे ऑन करवा दूंगी नहीं तो। शाजी आप बताओ बेटा। फर्स्ट की sp3d3। कैसे? ब्रोमीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं शाजिया? और उनमें 7। हाँ तो 7 + 5, ये तो 6 हो गया। sp3d2 है। यस मैम। ओके। एंजल आप मुझे जीनोन का बताओ नेक्स्ट में। प्रीतिका आप बताओ कैसे निकालूं? जीनोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैम सबके सब टेस्ट में तुम लोग चीटिंग मारते हो, सबके सब। तुम लोगों को जीनोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं मालूम? मैंने नहीं पढ़ाया पी ब्लॉक? कौन से ग्रुप का है जीनोन? मैम 8 का है। 18। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन को नहीं काउंट करोगे क्योंकि मोनोवैलेंट नहीं है, 2 बॉन्ड बनाता है। 4 6, तो sp3d2।
इसका बताओ मेरे को, प्रिंस आप बताओ, लास्ट वाले में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन। sp2। हाँ 6 होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, नहीं काउंट करोगे तो ये हो जाएगा आपका sp2। ठीक है, यस मैम। ओके। देखो अभी तो अगर मान लो मेरा बेटा, अभी तो मैंने तुम्हें बता दिया sp का ये होता है, sp2 का ये होता है, sp3 का ये होता है। अगर मान लो तुम्हारे पास जब सेंट्रल एटम पे लोन पेयर आ जाएंगे तो क्या उनकी ज्योमेट्री में कोई इफेक्ट पड़ेगा? हाँ मैम पड़ेगा, क्योंकि ये हम जानेंगे अब VSCPR थ्योरी में। तो VSCPR थ्योरी में क्या होता है, वो ये बोलता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं मॉलिक्यूल्स ओवरलैपिंग से, उनकी डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। जैसे हम नहीं बोले टेट्राहेड्रल, लीनियर, ये क्यों होती है? क्योंकि डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा VSCPR है वो हमें क्या बताएगा? मॉलिक्यूल्स की शेप को भी बताएगा। क्या बताएगा? मॉलिक्यूल की शेप को भी बताएगा। क्या बोलता है ये बोलता है कि आपके पास एक तो सिग्मा बॉन्ड होंगे, है ना, और लोन पेयर होंगे। या मैं बोलूं, दो चीजें देखोगे तुम, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे? जो बॉन्ड बनाने में यूज होंगे। और नॉन बॉन्डिंग क्या होंगे? नहीं होंगे, फ्री बैठेंगे, फ्री बैठेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में तो पार्टिसिपेट करेंगे लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर रहे। ठीक है, ये दो तरह के देखोगे। तो अभी मैंने तुम्हें बोला कि जब आपकी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो अपने आप को इस तरीके से रीअरेंज करती हैं ताकि कम से कम रिपल्शन हो। तो यहाँ पे भी यही बात बोल रही है ये VSCPR थ्योरी भी, कि जो यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी वो अपने आप को इस तरीके से करे ताकि इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो? कम से कम रिपल्शन हो। तो वही कह रहे हैं, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, बेशक वो बॉन्डेड हो या नॉन बॉन्डेड हो, as occupying localized orbital, these orbitals arrange themselves in so as to minimize the mutual electronic repulsion। क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है, तो हमें ध्यान रखना है। ठीक है जी, अच्छा। और मैग्नीट्यूड क्या बोला था, मतलब लाइक रिपल्शन का ऑर्डर क्या बोला था? तो अकॉर्डिंग टू VSCPR इसने ये बोला था कि लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होगी। ठीक है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम होगी, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्शन होगी। ठीक है क्या? यस मैम। यस मैम। फिर बोल रहे हैं द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन, ये तो वही है सेम चीज, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मिनिमम इफ दे आर फार एज अपार्ट एज पॉसिबल। मतलब जितना दूर होंगे उनमें रिपल्शन क्या होगी? कम से कम होगी। तो ये तो अभी याद करो फटाफट से कि लोन पेयर में रिपल्शन जो होगी वो ज्यादा होगी लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, एंड बॉन्ड पेयर में सबसे कम होगी। ठीक है, यस। आगे चले। ये तो थे कुछ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन यानी कि VSCPR थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट थे। ठीक है, तो अब देखते हैं मेरा बेटा कि होगा क्या। ध्यान रखना एक चीज, देखो अगर मुझे ज्योमेट्री बतानी है मॉलिक्यूल की, ध्यान से सुन लो, अगर मुझे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बतानी है तो तुम वहां पे सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर दोनों को काउंट करोगे। ठीक है, और अगर मुझे मान लो शेप बतानी है मॉलिक्यूल की, क्योंकि पेपर में आता है शेप या मॉलिक्यूल, तो शेप अगर तुम्हें बताना है मॉलिक्यूल का तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करोगे, लोन पेयर को काउंट, सिग्मा बॉन्ड को काउंट करोगे, लोन पेयर को काउंट नहीं करो। ठीक है, यस मैम। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ। सबसे पहले है मेरे पास BeCl2, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन अभी अपन लोगों ने क्या निकाली थी? sp निकाली थी, है ना।
एस Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे कितने होंगे, 2 बॉन्ड पेयर होंगे। देखो जितने बेरिलियम के साथ साइड एटम है वो बॉन्ड पेयर में बनाने में इन्वॉल्व होंगे। तो 2 बॉन्ड पेयर तो 0, बाकी कितने बचेंगे, 0 लोन पेयर, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर कितना आ रहा था निकालने पे, 2 Yes. आ रहा था, 2। हाइब्रिडाइजेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन ये होती है, दिस इज योर हाइब्रिडाइजेशन नंबर, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा क्या था, लीनियर था। क्या था, लीनियर था। और एंगल कितने का था, 180 180 degree. अभी मैं कैमरा ऑन करा के तुम लोगों का टेस्ट लूंगी, तो बी रेडी, ठीक है। दूसरी चीज, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। अगर मान लो मेरे पास BF3 है, तो अभी मैं बोरोन की कितनी हाइब्रिडाइजेशन निकाल के आई थी बच्चों, बताओ बताओ, sp2. बोलो सारे बच्चे, अभी तो निकलवाई sp2 P2। तो यानी कि कितने बॉन्ड पेयर होंगे, जितने फ्लोरीन है, 3 बॉन्ड पेयर, और बच्चे कितने लोन पेयर, तीनों के तीनों यूज हो गए, 0 लोन पेयर। तो उस केस में ज्योमेट्री भी सेम रहने वाली है और शेप भी। तो ऐसे हम दिखाते हैं, दिस इज योर ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर। और बोन एंगल कितने का होगा, 120 डिग्री, 120 degree. ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, SO2 का एग्जाम्पल लेते हैं। किसका, SO2 का। आओ निकालो सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन, निकालो सारे बच्चे। हाफ ऑफ कौन सी फैमिली का है सल्फर, ऑक्सीजन फैमिली का, ऑक्सीजन फैमिली का। तो कितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन राहुल, हाँ 6। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन नंबर आ गया ये sp2। तो sp2 में आप कैसे बनाओगे, ध्यान से देखो, अब 2 बॉन्ड पेयर होंगे और एक कितने होंगे, लोन पेयर। तो कैसे दिखाओगे इसको, इसको आप दिखाओगे ऐसे। जो ये पाई बोन है ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बोन बनाता है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से एक दिखा रही हूँ, 2 बोन, ठीक है। पाई बोन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, सिग्मा बोन करता है। अब यहाँ पे sp2 में एंगल क्या होता है, 120। क्या मैम इसका एंगल 120 रहेगा, आंसर इज नो, क्योंकि इनमें क्या होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से अगर रिपल्शन होगा, देखना इधर, अगर इन दोनों को इधर इधर देखो एक बार, अगर इन दोनों को रिपल्शन मिल रहा है तो 2 ऑक्सीजन देखो आपस में ऐसे आएंगे, पास आ जाएंगे, ऐसे थे, रिपल्शन की वजह से दूर जाएंगे ना उससे लोन पेयर से, तो आपस में पास आ जाएंगे। तो इनका एंगल जो होता है 120 डिग्री से घट के 119.5 समथिंग हो जाता है। क्या ये क्लियर हुआ, ठीक है। तो आज मैं तुम्हें सिखा ही यही रही हूँ हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, और जो मैं होमवर्क दूंगी वो करना ही पड़ेगा, मतलब कंपलसरी है, जैसे मर्जी करो टाइम निकाल के, बट करना ही है। नहीं करोगे, और जो मैं होमवर्क दूंगी उसमें से पहले मैं आते ही सवाल पूछूंगी तुमसे, तो ही मैं आगे बढ़ूंगी क्लास में, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लो मेरे पास CH4 है, ये तो मैंने दिखाई दिया है ना, ये तो 4 आ रहा था हाइब्रिडाइजेशन नंबर sp3, यानी कि इसमें क्या है, 4 बॉन्ड पेयर हैं और 0 लोन पेयर है। तो ये तो हमारा क्या था, टेट्राहेड्रल था, है ना। और बोन एंगल कितना था बेटा, बोलो, 109. ठीक है 109 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अच्छा, और एग्जाम्पल लेते हैं, और कौन सा एग्जाम्पल लेंगे, अभी तो ये 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर थे, अब हम एग्जाम्पल लेंगे जहां पे 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होगा। इसका सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल कौन सा है, अभी हमने नाइट्रोजन का निकाला था, याद करो, हाफ ऑफ 5 + 3 8/2 4। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है। तो इसको आप कैसे आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जब 3 बॉन्ड पेयर होंगे और 1 लोन पेयर होगा तो क्या होगा, तो इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बनेगा। ज्योमेट्री तो इसकी क्या रहेगी, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही रहेगी, लेकिन जो शेप होगी वो क्या होगी, पिरामिडल होगी,
ऐसे यहाँ पे मैंने शायद बताना भूल गई, ये इसका ज्योमेट्री तो प्लेनर होगा, लेकिन जो शेप होगा वो बेंट या वी शेप होगा। ठीक है, अच्छा। Yes. अब टेट्राहेड्रल का एंगल क्या होना चाहिए? एक रेगुलर टेट्राहेड्रल का एंगल होता है 109, लेकिन यहाँ पे तो लोन पेयर है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो कितना हो जाएगा? घट के 107.1। राहुल जी, कृतिका, हर्षित, नंदनी, रितिमा, प्रिंस, रिया। मैम ये 107 लिखा है। हाँ 107 लिखा है मैंने, एग्जैक्ट नहीं है, पॉइंट समथिंग तुम लोग लगाते हो 28 मिनट डिग्री, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ 107 डिग्री के आसपास होगा। ठीक है जी, अच्छा। अगर मैं एक और केस लेती हूँ, अब मैं लेती हूँ जहां पे 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है? पानी। ध्यान रखना, हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होते हैं। तो यहाँ पे कृतिका हाइब्रिडाइजेशन बताओ मेरे को ऑक्सीजन की। जो बताना चाहता है वो हैंड रेज भी कर सकता है। ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ मेरे को। Ma'am 6. हाइब्रिडाइजेशन वैलेंस इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना पूछे हैं। sp3। मैंने कृतिका से पूछा है, आप लोग हैंड रेज कर सकते हो अपना। यहाँ पे ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। 3. क्या ये ठीक करा है मैंने? सोच के बताओ, गलत किया है? मैम ऐसे थोड़ी ना होता है। मोनोवेलेंट एटम कहाँ गए? बिल्कुल कहाँ ध्यान है तुम लोगों का? 6 + 2 8/2 4 sp3। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, लेकिन जो शेप होगी वो इस तरीके से होगी, बेंट शेप या वी शेप होगी। और जो बॉन्ड एंगल है, अब लोन पेयर में तो और ज्यादा रिपल्शन होगी, तो एंगल 109 से घट के 104 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, SO2 का, अमोनिया का और वाटर का किसका सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल है? SO2। फिर अमोनिया। और फिर वाटर। रीजन पता चल गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत ही बढ़िया। ठीक है, और एग्जाम्पल आओ। अब हम और केस लेते हैं, 7th वाला केस लेते हैं, जब मेरे पास 5 बॉन्ड पेयर होंगे और 0 लोन पेयर होंगे। इसका सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है PCl5। अभी निकालो। फोस्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों? 5। Ma'am 5. 5, वेरी गुड। प्लस मोनोवेलेंट कितने हैं? 5। तो 5 + 5 10/2 sp, बोलो। D2 कौन बोल रहा है? 5 है ना, तो 3 p की, एक ये 4 और एक D की। तुम लोगों को ये पता है ना, एक s की और 3 p की और बाइटल होती है। Yes, ma'am. मना मत कर देना, एटॉमिक और बाइटल, ओ सॉरी, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा चुकी हूँ तुम लोगों को। तो यहाँ पे क्या होगा? जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी? ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, 2 180 डिग्री के हैं, और यहाँ पे 3 जो है मेरे पास 120 डिग्री के एंगल है। 3 120 डिग्री के हैं और 2 180 डिग्री के हैं। बड़े वाले एक्सियल बॉन्ड्स हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि मेरा बेटा एक्सियल बॉन्ड 3 इक्विटोरियल 90 डिग्री से क्या खा रहे हैं? रिपल्शन खा रहे हैं। देख पा रहे हो? इधर देखो, यहाँ पे 3 तरह के एंगल तुम्हें दिखेंगे। इधर आओ, ये तो 3 120 हो गए, ठीक है। अब तुम बता सकते हो 90 डिग्री कितने हैं? 2। इसको मैं थोड़ा सा सही बनाती हूँ ताकि तुम्हें दिखे।
ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है। अरे देखो यहाँ पे आओ, एक तस्वीर दिखाती हूँ तुम्हें, ये देखो दिख रहा है, ये ऊपर वाला तीनों के साथ 90 बना रहा है, देख रहे हो, और ऐसे नीचे वाला तीनों के साथ 90 बनाएगा, तो हाउ मेनी टोटल 90? 6. 6। कहाँ गया ये रहा, 690। ठीक है, तो ये जो एक्सियल बॉन्ड है वो 390 डिग्री के रिपल्शन खा रहा है इक्विटोरियल बॉन्ड से, जबकि इक्विटोरियल बॉन्ड सिर्फ 2 एक्सियल से रिपल्शन खा रहा है। तो कौन से वीक हो गए आपके एक्सियल बॉन्ड्स, क्या हो गए, लॉन्गर और वीकर हो गए। ठीक है, ये मैंने पी ब्लॉक में भी तुम लोगों को बताया था। 0 नंबर आएंगे इस हिसाब से तुम चल रहे हो ना पी ब्लॉक में। ठीक है, तो 6 90 डिग्री के होते हैं, 2 180 डिग्री के। एक और एग्जांपल बता देती हूँ, बाकी हम फिर कल देख लेंगे। यहाँ पे क्या है, 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। अब मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ जहाँ पे 1 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर हूँ। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मेरा बेटा SF4। अब तो बता दो मुझे सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन, हैंड रेस करके कौन बताएगा? बताओ कौन बताएगा? वेरी गुड श्रुति, प्रिंस, साजिया। और साजिया आप बताओ। SP3D. वेरी गुड, 6 + 4, शाबाश शाजिया। 10/2 5 SP3D। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, ज्योमेट्री तो वही बनेगी, कैसी मैम, ट्रायगोनल बायपिरामिडल, ऐसे, ये याद रखना है हम आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे और 1 लोन पेयर हो जाएगा। अब ध्यान रखना, लोन पेयर इन SP3D is always occupy equatorial position। ठीक है, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. राइट, क्योंकि अभी मैंने तुम्हें बताया, क्योंकि एक्सियल बॉन्ड तो 390 डिग्री एंगल से रिपल्शन आ रहे हैं 3 इक्विटोरियल बॉन्ड से, जबकि इक्विटोरियल बॉन्ड तो ये देखो ना, आपस में इक्विटोरियल के बीच में नहीं है, क्योंकि 120 डिग्री पे है, नहीं है उनमें रिपल्शन। तो इक्विटोरियल वाला 2 एक्सियल से 90 डिग्री पे रिपल्शन खा रहा है, इस वजह से लोन पेयर वहां जाएगा जहां पे रिपल्शन कम होगी, यानी कि इक्विटोरियल पोजीशन पे। तो इसका ज्योमेट्री तो ट्रायगोनल बायपिरामिडल है, लेकिन जो शेप होगा वो क्या होगा, सीसो शेप होगा। ये कल बिना शेप पढ़े मत आ जाना क्लास में। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, जहां पे अब क्या करेंगे, 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर होंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मेरा बेटा ClF3। ClF3, क्या तुम मुझे क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन बता पाओगे? Yes, ma'am. 7, मतलब 7th वैलेंस हो गए, +3 मोनोवैलेंट एटम, तो 10/2 5, यानी कि SP3D। यानी कि इसको भी ऐसे ही बनाना है, इसको भी ऐसे ही बनाना है। तो 3 फ्लोरीन आ जाएंगे, एक मिनट को स्पीकर लगाना भूल गया। समझ गए कैसे बोल रही हूँ? 3 फ्लोरीन आ जाएंगे और 2 क्या आ जाएंगे, लोन पेयर। तो इसका शेप कैसा होगा, T शेप होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन खाता है, तो ये बॉन्ड थोड़ा सा, ये जो बॉन्ड दिख रहा है थोड़ा ऐसे टिल्टेड होता है। क्या होता है, थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड होता है। ठीक है, तो <90 हो जाता है एंगल, देख रहे हो? Yes, और ये भी थोड़ा सा इस तरीके से होता है, तो एग्जैक्ट 180 नहीं होता। कितना होता है, यहाँ पे आपको मेंशन भी है, आप लोग ये पढ़ेंगे भी सही यहाँ पे कि कितने एंगल होते हैं। देखो
अच्छा SF4 का नहीं दे रखा, चलो कोई बात नहीं, उसका दे रखा है। ठीक है, तो यानी कि टी शेप होगा, ज्योमेट्री क्या होगी, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। अब हम कौन सा केस ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं जहां पे 3 लोन पेयर होंगे और 2 बॉन्ड पेयर होंगे। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा एग्जांपल है जो बहुत पेपर में आता है, दैट इज I3 नेगेटिव, Br3 नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसको हम लिखते कैसे हैं बेटा, इसको लिखने का तरीका ही ऐसा होता है, I2 नेगेटिव, आयोडीन तुम्हारा सेंट्रल एटम है, बाकी 2 जुड़े हैं वो साइड एटम है। तो हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आयोडीन 7 प्लस कितने के साथ में बोलो 2 और माइनस के नाम का +1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। तो ये बनेगा तो ऐसे ही देखो, लेकिन जिसमें से 3 तो क्या आ जाएंगे लोन पेयर, और लोन पेयर ऑक्यूपाइज इक्विटोरियल पोजीशन। तो ये जो शेप हो जाएगा वो दिख रहा है आप लोगों को, कैसा दिख रहा है, लीनियर दिख रहा होगा, ये देखो, और एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, Yes, ma'am. ऐसे ही हम आगे, अभी सारा नहीं हुआ, ऐसे ही हम आगे उसका भी देखेंगे। जब आपका हाइब्रिडाइजेशन नंबर 6 होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, तो उसके और केस हैं, कल वो देखेंगे। और हम कल क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ के आना है। ये एनसीईआरटी में तुम्हारे कुछ वो दे रखे हैं, स्निपिंग लगा रखी है, कल बिना पढ़े इनको मत आना। तुम्हें ये पता होना चाहिए, जब मैं एकदम से बोलूं चलो तुम मुझे बताओ 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होंगे तो शेप क्या होगा, तुम्हें वहीं पे याद होना चाहिए, सीसो होगा, है ना। जब मैं बोलूं 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर होगा तो बेंट शेप होगा, हाँ या ना। जब मैं तुम्हें बोलूं कि 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होंगे तो टी शेप होगा। ये तुम्हें कल की क्लास में पढ़ के आना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे SO2 का एंगल 119 क्यों होता है, उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ एनसीईआरटी ने, ये आपको पढ़ना, यहीं से सवाल आएगा। ये देखो, अमोनिया का एंगल 107 क्यों होता है, यही बोला हुआ, ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से। वाटर का एंगल 104 क्यों होता है, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन की वजह से। और इसको हम डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल या एंगुलर शेप, वी शेप, बेंड शेप आप बोल सकते हो। यहाँ पे देखो, सीसो के 2 स्ट्रक्चर बता रखे हैं, दोनों ही पॉसिबल है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल होगा, जहां पे लोन पेयर इक्विटोरियल जाएगा। तो अगर मेरा ए ये है, बी ये है, तो बी वाला ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे देखो ClF3, तीनों स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, लेकिन कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जहां पे दोनों ही लोन पेयर इक्विटोरियल पे हैं। और यहाँ पे देखो, एक एक्सियल पे एक इक्विटोरियल पे है, और यहाँ पे दोनों ही एक्सियल पे, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ए वाला हो गया, है ना, फिर आपका बी वाला हो गया, और लास्ट में सी वाला हो गया। तो यहीं से आते हैं क्वेश्चन, यहीं से आते हैं क्वेश्चन। ये ए क्या है, आपका सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल एटम है, बी बॉन्ड पेयर को दिखा रहा है, और ई किसको दिखा रहा है, लोन पेयर को दिखा रहा है। तो कल ये पढ़ के आओगे, क्योंकि इसके बिना मैं आगे नहीं चलूंगी। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये कल पढ़ के आना। एक मैं असाइनमेंट भी दूंगी, उसको ट्राई करना सोल्व करने का, ठीक है। और जो डेली जितना तुम 11th कर सकते हो इस महीने में अच्छे से कर लो। देखो, अभी तुम्हारे पास एक एडवांटेज भी है, कैसे, तुम्हारा जो मनीषा मैम और हर्षित सर करा रहे हैं वो 12th का करा रहे हैं अभी, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो तुम्हारे पास टाइम मिल गया है 11th का ये करने का, समझ रहे हो, उसका रिवीजन करते रहो अच्छे से। और यहाँ पे तुम जो है 11th का केमिकल बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। मैं तुम्हें ये बता दूं कि एक केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, बेशक सर से पूछ लेना, मैम से, जहाँ पे तुम ज्यादा स्कोर कर सकते हो। अगर तुमने फिजिक्स मैथ्स में सिर्फ 12th कर लिया ढंग से और 2-3 चैप्टर कर लिए 11th के, या उसको भी छोड़ो, और अगर तुमने केमिस्ट्री में 12th के साथ साथ 5 बोलो 5 चैप्टर 11th के कर लिए, मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि तुम्हारा परसेंटाइल बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आप में से बहुत बच्चे
सिर्फ शॉर्टकट ढूंढते हो, हर वक्त गूगल का इस्तेमाल करते हो असाइनमेंट सोल्व करते वक्त, टेस्ट सोल्व करते वक्त, वो आप ज्यादा आगे तक नहीं जा पाओगे। वो आप तब तक ही कर पाओगे जब तक घर पे बैठे हो। जब आप बाहर बैठोगे, जेई एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे जहां पे आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, और जब आप बाहर निकलोगे तो वो आपको रिग्रेट होगा कि मैंने क्या कर दिया, अपना पूरा साल खराब कर दिया। क्योंकि आगे अगर तुम्हें कहीं भी जाना है ना लाइफ में, वो तो बेटा ईमानदारी से ही जा पाओगे। ये मेरी बात जिंदगी भर याद रखना। अभी तुम्हें हो सकता है मेरी बातें ऐवी ही लगती हो, बट ये तुम्हें जरूर एक दिन मेरी बात को समझ में आएगी जब तुम लाइफ में जाओगे ना जॉब ढूंढने। तब जब तुम कॉलेज ढूंढोगे, जॉब तो मैंने बहुत आगे की बोल दी, 12वीं के बाद कॉलेज सीट नहीं मिलेगी तुम्हें, तब तुम्हें ये रियलाइजेशन होगा कि नहीं, सही कहा था मैम ने। तो इसीलिए अभी भी वक्त है, ईमानदारी से रहो, नहीं तो दिक्कतें रास्ते में बहुत है। कुछ नहीं रखा बच्चों चीटिंग में, कुछ भी नहीं रखा। किसको इम्प्रेस कर लोगे?